नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव प्लस में। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। इसमें तंबाकू दिवस के अंतर्गत या तंबाकू दिवस में सरकार तमाम प्रकार के अभियान चलाती है, जिसमें तंबाकू से बने प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देती है और ये हमारे शरीर के लिए कितने खतरनाक साबित होते हैं इसके बारे में अवगत हम लोगों को अवगत कराती है। तो आज इस संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चरण सिंह चौधरी जी, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो आज हम इनसे विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कैंसर की बीमारी में तंबाकू कितनी खतरनाक साबित होती है सर? बिल्कुल, अभी आपने जैसा कहा कि कल विश्व तंबाकू दिवस है। 31 मई को प्रतिवर्ष सरकार ने जागरूकता के लिए विश्व तंबाकू दिवस और इस पूरे महीने को, ना केवल 31 मई को बल्कि जो मई का पूरा मंथ है उस दौरान हमारी सरकार सेंसिटिव होते रहते हुए और तंबाकू के कंट्रोल और रोकथाम के लिए पूरे प्रयास करती है। ऑफिसों में जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं कि 200 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। और हमारा राजस्थान सरकार तंबाकू निषेध पे रोल मॉडल बन चुकी है पूरे भारत के लिए। इस राजस्थान के मॉडल को अन्य राज्य भी अपना रहे हैं और सभी संस्थाओं में तंबाकू बैन है। इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक तो स्वच्छता जो अभियान है, जो देश को स्वच्छ भारत अभियान की जो हम कल्पना कर रहे हैं, तो अगर हम तंबाकू के द्वारा देखते हैं जगह जगह दीवारों पे पीक पड़े रहते हैं, तो ये तो एक सामाजिक नुकसान हो गया। लेकिन मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, डॉक्टर हूँ, कैंसर विशेषज्ञ हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा ध्यान आपका इसके कारण जो कैंसर की बीमारी होती है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि तंबाकू एवं उससे बने हुए उत्पाद में कैंसर को एक तरीके से एग्रीवेट करने वाले फैक्टर होते हैं। मतलब उसको प्रेरित करने वाले, उनको कार्सिनोजन बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। जो कैंसर को प्रेरित करने वाले रासायनिक पदार्थ कार्सिनोजन होते हैं। तो ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि धूम्रपान एवं तंबाकू से जो रिलेटेड उत्पाद हैं जिनमें निकोटीन या तंबाकू किसी न किसी रूप में पड़ती है, उनमें 400 से अधिक ज़्यादा प्रकार के हानिकारक रसायन होते हैं जो हमारे शरीर की सेल्स को, कोशिकाओं को कैंसर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो तंबाकू ना केवल तंबाकू का उपयोग लोग जर्दा के रूप में, खैनी, गुटखा, इसके द्वारा हमेशा मुंह में, तो इससे ओरल हाइजीन प्रभावित होती है सबसे पहला। दूसरा ये है कि उसके जो केमिकल हैं वो लगातार वहाँ की जो म्यूकोसा है, सेल्स है, उनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और उनमें म्यूटेशन कर देते हैं जिससे कि वो कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुख और गले के कैंसर तो मुख्य तौर पर तंबाकू एवं उनके उत्पादों के कारण है ही है। इसके साथ साथ हमारी खाने की नली, आहार नाल का जो ऊपरी हिस्सा है जो डायरेक्ट मुंह के टच में है, तो इन केमिकल्स के जो कुछ कस है वो अंदर तक जाता है। तो हमने देखा है कि खाने की नली और आहार नाल के ऊपरी हिस्से के कैंसर भी बहुतायत में इन दिनों बढ़ गए हैं। और धूम्रपान के कारण लंग कैंसर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे देश में ज़्यादातर मुख एवं गले के कैंसर देखने को मिलते हैं। तो सर इसमें मुख और गले के कैंसर में पता कैसे चलता है कि मुझे कैंसर की बीमारी है, या किस प्रकार से मुख और गले के कैंसर का पता चलता है कि कैंसर की बीमारी है इसमें? बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इससे लोगों की जागरूकता मिलेगी और वो अपने आप को जज कर पाएंगे कि हम का क्या इस इन पदार्थों के उत्पाद से कहीं कैंसर की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं। तो अधिकतर लोगों के जीभ पर एक ऐसा छाला होता है जिसमें कभी दर्द नहीं होता और वो बढ़ता नहीं है। 15 से 20 दिन वो नॉर्मल दवाइयाँ भी लेते हैं लेकिन छाला ठीक नहीं होता है और धीरे धीरे वो छाला या तो गड्ढे का रूप ले लेता है या बढ़ के जीभ की मोटाई को बढ़ा देता है, जिससे उनको खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है। और जीभ की मोटाई बढ़ने से आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। जीभ की मूवमेंट बाहर निकालने में तकलीफ़ होती है, जीभ को रोटेट करने में या घुमाने में तकलीफ़ होती है। तो ये तो मैंने आपको जीभ के कैंसर के लक्षण बताए। अब साथ में जीभ के पास अलावा हमारे मुंह में मसूड़े हैं, गले 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 के गले हैं, तो साइड में मसूड़े हैं तो उनमें भी छाले हो जाते हैं या कोई घाव बन जाता है। गाल है, गाल की जो अंदर की जो सरफेस है वो उनकी छिल जाती है और धीरे धीरे छिलते छिलते लगातार रहने से एक ऐसे अल्सर या छाले में तब्दील हो जाती है जो नॉर्मल दवाइयों से हील अप नहीं होता है। और जो गले के कैंसर हैं उनमें आवाज़ में परिवर्तन आता है, खाना निगलने में तकलीफ़ आती है या अधिकतर लोगों को
हमने देखा है कि कान तक दर्द बताते हैं, क्योंकि गले के जो ट्यूमर की वजह से जो पेन है वो कान की तरफ ज़्यादा रेडिएट होता है। तो ऐसे लोगों को कान में दर्द की शिकायत के साथ भी हमने बहुतायत में पाया गया है। या फिर गर्दन पे कोई इस तरह की गांठ बनती है, गोली थोड़ी थोड़ी शुरुआत में छोटी गोली के रूप में उत्पन्न होता है और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता चला जाता है और वो गोली धीरे धीरे पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है और धीरे धीरे उसकी मूवमेंट, शुरुआत में जो यहाँ पे गांठ बनती है वो मूवमेंट करती है, फिर धीरे धीरे वो स्टेबल और फिक्स होके पत्थर जैसी हार्ड हो जाती हैं और एकदम से फिर 1 महीने 2 महीने में उनका आकार तेजी से बढ़ने लगता है। तो आपको मुख्यतः तो ध्यान देना है कि मुंह में कोई ऐसा छाला ना हो जो बहुत लंबे समय से भर ना रहा हो। एक देखा गया है कि जो गुटखा खाते हैं उनकी मुंह का जो हम नॉर्मल आकार है वो कम हो जाता है। तो नॉर्मली 3 से 4 अंगुल हम प्रवेश करा सकते हैं, तो लेकिन उनकी वो ऐसे लोग केवल 2 उंगली ही 2 या 3 उंगली ही प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे ये मुंह का डायमीटर भी घटता जाता है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि कैंसर की जो मुंह और जो गले का कैंसर है इसमें किस प्रकार का उपचार दिया जाता है सर, अगर किसी को हो जाता है तो? हाँ, अब ये सारा स्टेज पे डिपेंड करता है। तो जितना हम इस पेशेंट का जब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के टेस्ट करा के हम कैंसर की स्टेज को तय करते हैं कि उसकी स्टेजिंग क्या है। तो प्रारंभिक स्टेज फर्स्ट और सेकंड मानी जाती हैं, थर्ड स्टेज एडवांस होती है और फोर्थ स्टेज इस तरह होती है कि कैंसर अपनी जगह से दूसरी जगह जैसे लंग्स में, बोन्स में या लीवर में मेटास्टेसिस या एक जगह से दूसरी जगह फैल ट्रांसफ़र हो चुका होता है। हमारी लैंग्वेज में उसको मेटास्टेसिस बोला जाता है। तो वो फोर्थ स्टेज होती है। तो प्रारंभिक स्टेज में फर्स्ट और सेकंड में जो जीभ का अग्रभाग है या गाल का ट्यूमर है, इनको ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेट के बाद तय किया जाता है कि इनको रेडिएशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो ऑपरेट के बाद अधिकतर ट्यूमर सेल्स को हम रिमूव कर पाते हैं। कुछ सेल्स जो रह जाती हैं या कुछ ट्यूमर के बाद कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमें ये डिसाइड करवाते हैं कि हमें रेडिएशन की ज़रूरत है या नहीं। तो उन फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए रेडियोथेरेपी का उपचार दिया जाता है। जो ट्यूमर थर्ड स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो वो अधिकतर एडवांस स्टेज होती है। तो पहले कीमो की 1 या 2 साइकिल दे करके ट्यूमर को थोड़ा रिग्रेस किया जाता है, अगर ऑपरेट लायक बनाया जाता है, या अन्यथा उसको रेडियोथेरेपी के द्वारा उपचार किया जाता है। लेकिन जो गले के ट्यूमर है, जो निचले भाग में, वहाँ ऑपरेट संभव या नहीं हो पाते या संभव होते हैं तो पेशेंट की जो जो डेली लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिना ऑपरेट किए रेडिएशन एवं कीमो के द्वारा ट्यूमर सेल्स को ख़त्म किया जाता है। सर मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि कल के लिए यानी 31 मई के लिए आप भरतपुर लाइव प्लस के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपका ये जो सामाजिक सरोकार का जो आपने बीड़ा उठाया है कि हेल्थ प्लस एक ऐप बनाया जाए जिससे लोगों को अपनी हेल्थ अपडेट मिले और वो जल्दी समय पर अपनी बीमारियों का उपचार करा सकें। तो इसमें आपने जो कैंसर की पहल को लिया है विश्व तंबाकू दिवस के ऊपर, तो मैं इस थीम पर यही कहना चाहूँगा कि आप सर्वप्रथम तो इन चीज़ों का, उत्पादों का सेवन बंद करें और आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करके देखें। सेल्फ एग्जामिनेशन का अर्थ है कि जैसे हमने बताया कि मुंह में उंगल डाल के देखें कि आपका मुंह का आकार पहले की तुलना में कम तो नहीं हो गया है। अपने जीभ को, अपने गाल को शीशे के सामने खड़ा होकर के देखें कि कोई इस तरह का हमारे अंदर छाला तो नहीं है जो काफ़ी समय से हील नहीं हो रहा है। तीसरा, अपनी गर्दन को टटोल के देखें कि वहाँ कोई गांठ की रूप में कोई उत्पत्ति तो नहीं हुई है और जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर्क करके और अपना उपचार लें और इन तंबाकू जनित उत्पादों से, धूम्रपान से, अल्कोहल से अपने आप को दूर रखें और समाज में आप भी छोड़ें और दूसरों को छोड़ने के लिए प्रेरित करें। और अगर इस तरह की कोई कैंसर संबंध कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये विशेष जानकारी हमसे साझा करने के लिए। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर आज ही आप संकल्प लें कि हम तंबाकू और धूम्रपान जैसे प्रोडक्ट हैं, खैनी, गुटखा, तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों शेयर करके इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।